शाम 7 बजे सूरज डूब चुका है और चारों ओर अंधेरा छा रहा है। रमेश खेत पर काम शुरू करने के लिए कालू चौकीदार से मिल रहा है। कालू भाई, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। आज शाम से ही जुताई शुरू करानी है। कल देर रात तक काम चलेगा। रात में? मालिक, रात में मत करवाओ। क्यों, क्या दिक्कत है? रात में काम जल्दी होता है और मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं। मालिक, मैं इस गांव में 40 साल से हूँ। ये खेत रात में ठीक नहीं रहता। चमेली का खेत, इसे ऐसे ही नहीं कहते। अरे फिर वही कहानी। कालू भाई, आप भी ना दादी की तरह बात कर रहे हैं। मुझे इन सब अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं है। तभी कालू की नजर खेत की मेड़ पर पड़ती है। रमेश भी नीचे देखता है। गीली मिट्टी पर किसी नंगे पांव के बहुत बड़े बड़े निशान थे। ये किसके पांव के निशान है? कोई बड़ा जानवर? जानवर नहीं मालिक, ये उल्टे पांव के निशान है। ध्यान से देखिए, एड़ियां आगे हैं और उंगलियां पीछे। ये गांव की उस बुरी आत्मा का काम है जो रास्ते भटकाती है। ये छलावा है। हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो कालू। नहीं मालिक, मजाक नहीं। अगर ये निशान खेत के बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कोई आपके खेत में रात बिता कर गया है। और अगर ये निशान अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो अभी भी यहीं कहीं है। ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। शुक्र है। लेकिन मालिक, एक बात याद रखना, अगर आपको रात में अपने घर की खिड़की पर उंगली की टॉक टॉक की आवाज सुनाई दे तो भूल कर भी खिड़की मत खोलना। वो आवाज नहीं, वो हाथ होता है। ठीक है कालू भाई, आप इन सब बातों पर ध्यान मत दो। शाम को काम शुरू होगा, बस मजदूरों को इकट्ठा कर लेना। आज अमावस्या की रात है। रात 12 बजे चांद पूरी तरह छिपा हुआ है। रमेश और सुमन अपने बिस्तर पर लेटे हैं। चारों ओर असहज चुप्पी छाई हुई है। अचानक घर के बाहर की ओर से दूर खेत की तरफ से महिलाओं के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। रमेश, ये क्या आवाज है? कौन रो रहा है इतनी रात को? लेकिन रोने की आवाज अब एक भयानक हंसने की आवाज में बदल गई, जैसे कोई पागलपन में ठहाका लगा रहा हो। आवाज बहुत तेज थी पर उसकी दिशा समझ नहीं आ रही थी। ये हंसी, ये इंसान की नहीं है। मुझे डर लग रहा है रमेश। चलो हम यहाँ से सुबह होते ही चले जाते हैं। तभी खिड़की पर एक धीमी पर स्पष्ट टोंक टोंक की आवाज आई। ये उंगली की टोक की आवाज थी। रमेश और सुमन दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। उन्हें कालू की चेतावनी याद आती है। मत खोलो रमेश, प्लीज मत खोलो। रमेश की सांसें तेज हो गईं। वो हिम्मत करके धीरे से पलंग से नीचे उतरा और दबे पांव खिड़की के पास गया और बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और खेत की ओर से आती हुई अजीब सी सरसराहट की आवाज थी। जैसे ही रमेश पीछे मुड़ा तभी कमरे में अचानक भयानक ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। ये आवाज इस बार खिड़की के अंदर से आई थी। तभी दूर खेत की मेड़ पर उन्हें एक सफेद आकृति दिखाई दी। हे भगवान, बचाओ! रमेश और सुमन डरे सहमे बिस्तर पर दुबके हुए थे और कमरे में सड़ी हुई घास और गीली मिट्टी की दुर्गंध भर गई थी। अचानक घर के दूसरे कोने से एक तेज आवाज आई। ये दादी की थी। ओ दुष्ट आत्मा, ये घर पवित्र है, यहां तेरा कोई वास नहीं। दूर हट, दूर भाग यहां से। बाहर खड़ी सफेद आकृति भयानक रूप से चीखी। ये चीख इतनी ऊंची थी कि रमेश और सुमन के कान सुन्न हो गए। चीख के बाद आकृति तेजी से पीछे हटी और खेत की ओर भाग गई। घर के बाहर से सरसराहट की आवाजें गायब हो गईं। दादी, तुम ठीक हो? ये क्या था? मैं पहले ही जानती थी कि तुम दोनों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उस छलकावे की हिम्मत देखो, मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो औरत नहीं बेटा, वो चमेली की प्रेत आत्मा है। वो एक सपनों का छलकावा है। वो भटकती नहीं है, वो शिकार करती है। हाँ, वो रात में सबसे पहले किसी एक इंसान को चुनती है जो उसकी सीमा खेत की मेड़ को पार करता है। फिर वो रात भर उसे डराती है। अगर वो इंसान अगले 3 दिनों तक डर के मारे गांव छोड़कर भाग नहीं जाता तो चौथे दिन वो उसका खून चूस लेती है। और कल तुम उस खेत में गए थे
रमेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे कल खेत में मिले उल्टे पांव के निशान याद आ गए। पर दादी, वो यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि रमेश को उसने चुन लिया है। गांव में एक पुरानी कहावत है, चमेली जिसे चुनती है वो या तो मरता है या हमेशा के लिए पागल हो जाता है। तो अब क्या होगा? हमें भाग जाना चाहिए? नहीं, भागने से कोई फायदा नहीं। भागने वाले को वो और तेजी से पकड़ती है। हमें इसका सामना करना होगा। चमेली को केवल एक चीज से डर लगता है, सत्य। और उसका सत्य उस बूढ़ी चुड़ैल के पास छिपा है। रमेश, सुमन और कालू दादी के निर्देश पर गांव के सबसे पुराने वीरान कुएं के पास आए हैं। दादी ने बताया था कि यहीं पर वो बूढ़ी औरत रहती है जो चमेली के भूतिया रहस्यों को जानती है। वो कुएं के पास एक टूटी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। अंदर एक बहुत ही बूढ़ी दुर्बल महिला बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मैं जानती थी तुम आओगे रमेश, तुम चमेली के जाल में फंस चुके हो। रमेश डर गया कि उसने उसका नाम कैसे जाना। मैं समय हूं बेटा। मैंने चमेली को उसकी मौत से पहले देखा था। वो एक साधारण लड़की नहीं थी, वो प्यार की भूखी थी। प्यार की भूखी? हाँ, चमेली को एक किसान से प्यार था जिसका नाम रघु था। रघु ने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। अपमान और गुस्से में चमेली ने उसी खेत में फांसी लगा ली। मरते समय उसने कसम खाई कि वो किसी भी खुशहाल इंसान को वहां चैन से नहीं रहने देगी, खासकर नए किसानों को। तो वो केवल बदला लेने के लिए भटक रही है? नहीं बेटा, वो अब बदला नहीं ले रही, वो शक्ति चाहती है। जब वो किसी को मारती है तो उसकी आत्मा की शक्ति चमेली की शक्ति को और बढ़ा देती है। अगर तुम बच गए तो वो और मजबूत हो जाएगी। चमेली ने मरते समय एक चीज अपने पास छुपा ली थी जिससे उसका सारा प्यार और सारी नफरत जुड़ी हुई थी। वो चीज थी एक तांबे का सिक्का। उसने उसे उसी खेत के सबसे पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ दिया था। जब तक वो सिक्का बाहर नहीं निकलेगा उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें आज रात उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वो सिक्का खोजना होगा, लेकिन ध्यान रखना वो तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगी। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और जमीन खोदना शुरू किया, उन्हें हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू महसूस हुई। चारों ओर से रोने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। तुम क्यों खोद रहे हो मेरी जमीन को? तुम मेरे प्यार के धोखे की निशानी चुरा रहे हो, हाँ? कालू ने जमीन से एक छोटा गोल तांबे का सिक्का निकाला। सिक्का सदियों पुराना लग रहा था। रमेश ने सिक्का लिया और तेजी से पास में बने एक छोटे से जलकुंड, गांव वालों द्वारा बनाया गया एक पवित्र स्थान था, वो उसकी तरफ भागा। उसने पूरे जोर से वो तांबे का सिक्का पानी में फेंक दिया। खेत में तूफान तुरंत थम गया। आवाजें गायब हो गईं। अगले दिन सुबह 6 बजे रमेश और सुमन गहरी नींद के बाद उठे। उन्हें अब कमरे में कोई ठंडक या सड़ी हुई गंध महसूस नहीं हुई। रात बीत गई बेटा, छलकावा चला गया।